मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो करवा रही हूँ वो आपकी बुक का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं पे चल रहा है। तो इसमें जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, कल तो मैंने उसका महत्व और स्वरूप के पॉइंट करवाए थे, और जो आज का टॉपिक है अपना है वो है कि एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, उसका आयोजन के उद्देश्य और सिद्धांत। आज का टॉपिक है वो है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांत। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अगर अपने आयोजन करते हैं तो उसके हमारे क्या क्या उद्देश्य रहेंगे और क्या क्या सिद्धांत हैं उनको आयोजन करने के। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो होती हैं जैसे कि अपने को बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज करवाना, जैसे कि उसका खेल कूद हो गया, तैराकी होगी, स्काउट हो गया, रेड क्रॉस हो गया, शिविर हो गए। ये सारी चीजें उसको साथ साथ में करवानी है अपने को पढ़ाई के दौरान, बच्चे को शिक्षा के दौरान इन सब क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो आपका संगठन एवं संचालन है, जो कि हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करवाने के लिए संगठन होता है, ग्रुप संगठन और ग्रुप संचालन होता है, उसको जारी करना। जो हमारा संगठन एवं संचालन का जो ढंग है वो उचित प्रकार का होना चाहिए। इसमें क्या है कि तभी इन प्रवृत्तियों को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका संगठन और संचालन है वो उचित प्रकार से होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इन प्रवृत्तियों को अधिक प्रभावशाली, उपयोगी एवं सुलभ बना सकते हैं। कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका संगठन और संचालन इस प्रकार का होना चाहिए, उचित ढंग का होना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो क्या हो सके, अधिक प्रभावकारी, रुचिकर और उसको सुलभ बनाया जा सके। अतः विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं कई संगठन की व्यवस्था एवं प्रशासन के समय निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि हमारे इस उद्देश्य और सिद्धांत कौन कौन से हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है संगठन और उसका प्रशासन और उसका संचालन करने से पहले। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है जो आपका वो है उद्देश्य या सिद्धांत का पहला पॉइंट है विविधता। पहला पॉइंट है इसका विविधता में क्या होता है, विविधता में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में हमें क्या करना है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन में विविधता के सिद्धांत को अवश्य अपनाना चाहिए। उनका जो संगठन है इस प्रकार से हो कि समस्त छात्र अपनी जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर बच्चे का क्या होता है, अलग अलग तरीके का व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपनी इच्छा एवं रुचि योग्यता होगी उसकी के अनुसार क्रियाओं में भाग ले सके। विविधता का अर्थ ये है कि हमारा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका संगठन है जो उसमें क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, उसकी विविधता के सिद्धांत में अवश्य अपनाना चाहिए। उनका संगठन है इस प्रकार का हो कि समस्त छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, यानी कि हर बच्चे की अपनी अपनी रुचि, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपनी इच्छा एवं रुचि योग्यता के अनुसार वो क्या कर सके, इन क्रियाओं में हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनमें भाग ले सकें। जैसे कि हर बच्चे की अपनी रुचि होती है, कोई किसी बच्चे को खेलना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को तैराकी पसंद होती है, कोई एनसीसी में पार्टिसिपेट करता है, कोई एनएसएस में पार्टिसिपेट करता है,
कोई जैसे रेड क्रॉस में हो गया या कोई समाज सेवी बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे की अपनी अपनी रुचि होती है और जो हम संगठन बना रहे हैं उसमें विविधता होनी चाहिए। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है छात्रों का सहयोग। दूसरा पॉइंट आपका है छात्रों का सहयोग। छात्र जैसे छात्रों का सहयोग, छात्र कौन हो गए आपके विद्यार्थी हो गए, सहयोग छात्रों का सहयोग हो गया। ठीक है कि हमें पहला 1 नंबर तो आपकी होगी विविधता, दूसरा हो गया छात्रों का सहयोग। छात्रों का सहयोग कैसे हो गया कि जो हमारी सहगामी क्रियाएं हैं, सहगामी क्रियाओं के संगठन में छात्रों का परामर्श होता है, अवश्य लिया जाना चाहिए कि उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अध्यापक इन क्रियाओं में छात्रों को सब शासन यानी कि उनको सौंप दे, वो जो भी क्रिया करवानी है, जो भी उनको खेल करवानी है या कोई शिविर लगाना है या एनसीसी में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको सब शासन उस बात को उन पे छोड़ देना चाहिए कि सब शासन प्रदान कर देना चाहिए कि वो अपने ग्रुप को खुद डिसाइड करें और क्या क्या उसमें होना चाहिए, उन चीजों की क्या करें, वो बच्चे पूरी सूची बना के दें। जहां तक कि हो सके कि छात्र इन क्रियाओं का संचालन खुद करें, स्वयं करें, संचालन स्वयं करें और अध्यापक केवल मार्गदर्शक के रूप में ही उसे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। सिर्फ आपको बच्चे का निरीक्षण करना है, उसका ध्यान रखना है और पूरा का पूरा सब शासन बच्चों को सौंप देना है कि आप ये ग्रुप, आपका जैसे फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलनी है, तो आपको इन चीजों के लिए किस किस चीज की जरूरत है वो पूरा बायोडाटा बना के क्या वो आपको दे दें। और बच्चों को शिक्षक होता है वो उसको सिर्फ मार्गदर्शन के रूप में ही काम करना चाहिए। ये पहला हो गया आपका विविधता। दूसरा हो गया आपका छात्रों का सहयोग की हमें छात्रों के सहयोग से ये क्रियाएं स्थापित करनी है। तीसरा है आपका शिक्षक, जो आपका टीचर है, शिक्षक जो है उसको क्या शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक पथ प्रदर्शक, शिक्षक है जो वो किसके रूप में होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में। जो आपका टीचर है यानी कि जो शिक्षक है उसको पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। जैसे कि शिक्षकों को इन क्रियाओं का उत्तरदायित्व, योग्यता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए दिया जाए। यानी कि कई चीजों को भी शिक्षकों को भी क्या होता है, इन चीजों में इंटरेस्ट होता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो शिक्षक इस चीज में रुचि लेते हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है, उन्हीं का एक संगठन बनाना चाहिए। प्रत्येक क्रिया को एक अध्यापक की देख रेख में होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फुटबॉल खेल से संबंधित एक टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए, और जैसे शिविर लगाना है उसमें एक टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए। अगर रेड क्रॉस हो गया या समाज सेवी हो गया तो सब टीचरों को उनकी रुचि के आधार पर काम सौंपना चाहिए, और जिसमें उन क्रियाओं का संचालन हेतु रुचि में योग्यता जो भी शिक्षक जिस क्रिया का अध्यक्ष बनाया जाए वह उस क्रिया को संगठित करने वाले छात्रों की क्षमता होगी, क्षमता में विश्वास रखे। यानी कि जो उसको जिस टीचर को जिस क्रिया से संबंधित रखा गया है, अगर फुटबॉल बच्चों को खिलाना है, क्रिकेट खिलानी है, उसमें जो भी काम करवाना है कि हाँ ये बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, ये फुटबॉल अच्छी खेल सकता है, ये ड्राइंग अच्छी कर सकता है, उससे संबंधित जो भी शिक्षक है उसको ये अपने बच्चे पे विश्वास होनी चाहिए कि वो काम उसकी क्षमता के आधार पर उसे सौंपना चाहिए। शिक्षक होता है वह केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में ही होना चाहिए। उसके बाद आपका आगे चौथा पॉइंट आ जाता है साधनों की पर्याप्तता। साधनों की पर्याप्तता, साधनों की पर्याप्तता यानी कि जो भी आप क्रियाएं बच्चे को करवा रहे हैं उसकी सारी चीजें आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं, ये नहीं संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं। जैसे कि आपको बच्चे को क्रिकेट करवानी है, गेम को फुटबॉल करवाना है, हॉकी करवाना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास ग्राउंड है खेलने के लिए, बच्चों के लिए
हॉकी है, बैट बॉल है या नेट वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो तभी आपको उन क्रियाओं को क्या करना चाहिए, उन चीजों को, संसाधनों का ध्यान में रखते हुए आपको उस संगठन में लागू करना चाहिए या उन क्रियाओं को शामिल करना चाहिए कि साधनों की पर्याप्तता आपके पास है या नहीं। इस चीज का भी ध्यान किसको रखना होता है, शिक्षक को रखना होता है। पर्याप्तता, पर्याप्तता। उसके बाद आपका जैसे कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। अब आपके 5वां पॉइंट है आगे, वो है क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जैसे कि जो भी आपको बच्चे को पाठ्यसहगामी क्रियाएं करवानी है, जो भी क्रियाएं करवानी है, शिक्षक को अपना डिसीजन क्या है, बच्चे पे नहीं थोपना, बल्कि बच्चे को स्वतंत्रता देनी है कि वो अपनी रुचि और अपने इंटरेस्ट के आधार पर उन क्रियाओं का चयन करे। शिक्षक को ये नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं, वो बच्चा तो कह रहा है, बच्चे की इच्छा कि मेरे को ड्राइंग करनी है, टीचर उसको कह रहा है नहीं तू तेरे को खेलेगा, तो शिक्षक है उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। बच्चे को जो भी क्रियाएं करनी है उसको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट है शैन्य। छठा पॉइंट आपका है शैन्य। क्रियान्वित कार्यान्वित करना। शैन्य होता है धीरे धीरे। शैन्य कार्यान्वित करना, विद्यालय में इन क्रियाओं को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे लागू करना चाहिए। सभी क्रियाओं को एक साथ लागू नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी एक्टिविटी है उनको एक साथ। आगे आपका जो पॉइंट है वो है उचित निरीक्षण की व्यवस्था। 7वां पॉइंट है आपका उचित निरीक्षण की व्यवस्था। उचित निरीक्षण की व्यवस्था यानी कि जो हमारी पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं उनमें उचित निरीक्षण की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि हमारा जो स्कूल का प्रधानाध्यापक है तो उसको क्या करना चाहिए, टाइम पर निरीक्षण करना चाहिए कि जो हमारी पाठ्यसहगामी क्रियाएं करवाई जा रही हैं उनमें क्या कमी है और अदरवाइज कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस टीचर की ड्यूटी है, ये सब चीजों का भी क्या करना है, जो हमारे प्रधानाध्यापक को उचित निरीक्षण करना है, उसकी देखरेख करनी है। उसके बाद आपका आगे 8वां पॉइंट आ जाता है कि समय तालिका में स्थान प्रदान। समय तालिका में स्थान प्रदान करना कि जो हमारा टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे स्कूलों में टाइम पीरियड टीचर्स के सेट करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि हमें इसकी जो हमारे खेल कूद से संबंधित 1 या 2 पीरियड जो भी आपको क्लास आपको रखनी है तो वो आपको समय पीरियड या आपकी समय तालिका होगी, उसमें उन पीरियडों को आपको अंकित करना है, जिससे कि हमारे टीचर और विद्यार्थियों के भी पता चल सके कि आपका कौन सा कालांश या आपका पीरियड खेलने का या अदर एक्टिविटीज का है। तो इसमें क्या करना है, हमें समय तालिका में भी इसको स्थान प्राप्त होना चाहिए, किसकी, आपकी पाठ्यसहगामी क्रियाओं को। उसके बाद आपका आ जाता है उचित निर्देशन प्रदान करना। 9वां पॉइंट आपका आगे आ जाता है उचित निर्देशन प्रदान करना। उचित निर्देशन प्रदान करना यानी कि जो हमारी पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के संबंध में बालक को क्या है, उचित निर्देशन देना है। और इसमें जो भी चाहिए, इस निर्देशन को कार्य और जो हमारे विद्यालय है उससे संबंधित जो भी हमें सूचनाएं हैं उनको उचित रूप में बच्चों को क्या करना है, प्रदान करना है। जी हमारा जो उचित निर्देशन उसको प्रदान करना है। उसके बाद हमारा जो उद्देश्य सिद्धांत है उसमें कुछ सामान्य बातों को भी हमें क्या करना है,
ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो आपकी सबसे पहली बात है जो कि किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए, कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें केवल एक ही क्रिया को अनिवार्य नहीं बनाना। जैसे कि आपको सिर्फ बच्चों से खेल कूद ही नहीं करवाना, क्योंकि कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है गीत संगीत में हो जाता है, इसमें होता है वाद विवाद में हो जाता है, भाषण में होता है, राइटिंग में होता है, दूसरा ड्राइंग में होता है। तो हमें सिर्फ बच्चों को एक चीज के लिए ही बाध्य नहीं करना कि आपको केवल खेलना ही खेलना है, सिर्फ एक क्रिया ही नहीं करवानी, बल्कि जितना भी हो सके हमें बच्चे को अदर एक्टिविटीज करवानी चाहिए, अलग अलग पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवानी चाहिए। उसके बाद दूसरी सामान्य बात है कि जो हमारे उच्च अधिकारियों, जो हमारे जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गया, तो इनको क्या करना है, उच्च अधिकारियों का इनके संचालन के लिए कम से कम इनका क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। यानी कि इनको कम से कम इन क्रियाओं के संचालन में अपना क्या करना है, हस्तक्षेप इनमें शामिल नहीं होना है। इसके बाद तीसरा आपका होता है कि इनके संचालन में छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो, यानी कि बच्चों को अपनी रुचि के आधार पर उनको बच्चों का सहयोग हमें क्या करना है, अधिक से अधिक लेना है इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। उसके बाद आपके चौथा आ जाता है कि पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था भी इसमें की जाए, कि अगर हमें पैसा लगाकर इन क्रियाओं को करवाना है तो हमें करवाना ही उस संस्था का अधिकार बनता है, उनको इन क्रियाओं को करवाना ही करवाना चाहिए। उसके बाद आपकी पांचवा आ जाता है कि प्रत्येक सहगामी क्रिया को शैक्षिक मूल्य होना चाहिए, उसमें प्रत्येक सहगामी क्रिया का शैक्षिक मूल्य होना चाहिए। फिर उसके बाद छठा जाता है इन क्रियाओं के संचालन में क्रिया जो बाह्य मूल्यों की अपेक्षा आंतरिक परिणामों का अधिक महत्व होना चाहिए, यानी कि हमें जो हमारी बाहर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको नहीं, बल्कि जो हमारे स्कूल कॉलेज में ज्यादा होती हैं उनका अधिक परिणामों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद सातवां आ जाता है क्रिया संचालन से पूर्व, यानी कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, क्रिया उनके संचालन से पूर्व उसका पर्याप्त प्रचार छात्रों में किया जाना चाहिए। जितना हो सके जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका प्रचार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। फिर वह एक साथ में अनेक प्रकार की क्रियाओं को एक साथ क्या करना है, प्रारंभ नहीं करना, बल्कि हमें ये होना चाहिए कि इस दिन खेलकूद का पीरियड होएगा, इस दिन आपका ड्राइंग का पीरियड होएगा, तो हमें अलग अलग कालांश है जो निर्धारित करने पड़ेंगे, तो एक साथ सारी क्रियाओं को नहीं प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद आपका नौवां आ जाता है कि क्रियाओं का जो प्रचार प्रसार है वो हमारे समाज में भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज है उसको भी पता चले कि हमारा जो विद्यालय है वो एक दूसरे, जिससे कि जो हम क्रियाएं करवाते, जैसे हमने बच्चों को अपने स्कूल में क्रिकेट सिखाई है तो हमें उनको क्या करवाना है, वो गेम दूसरे स्कूलों के साथ या दूसरे शहर में भी बच्चों को करवाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो समाज है वो एक दूसरे के निकट आ सके। ये होगी आपकी सामान्य कुछ बातें। तो आज मैंने जो करवाया था वो करवाया था कि आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं अगर उनका हम आयोजन करते हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसके क्या सिद्धांत, यानी कि उसके कौन कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए। तो इसमें देखो जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका जो संगठन बनाना है, उसका जो हमें संचालन करना है वो क्या करना, उसको क्या करना चाहिए, उचित प्रकार से हमें करना चाहिए, जिससे कि वो अधिक प्रभावशाली बन सके। जो भी हमें संगठन बनाना है, ग्रुप बनाना है, उसको हमें उचित प्रकार, उचित ढंग से या प्रभावकारी बनाना है। सुलभ तभी हो सकता है जब हमें उसके संगठन की व्यवस्था पूर्ण तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका था विविधता। विविधता क्या होती है कि आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनमें उस संगठन में विविधता के सिद्धांत, विविधता हो गया अलग अलग, विविधता के सिद्धांत को अवश्य अपनाना चाहिए। उनका संगठन इस प्रकार का हो जिसमें कि समस्त छात्र की विविधता, यानी कि बच्चों में विविधता होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी मानसिकता, अपना अपना शारीरिक ढंग सबका अलग अलग होता है, अपनी हल्की अलग अलग रुचि होती है। तो इसी आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपनी जो इच्छा हो उसके अनुसार, इच्छा योग्यता के अनुसार इन क्रियाओं को बच्चा है जो भाग ले सके। उसके बाद आपका था दूसरा पॉइंट छात्रों का सहयोग। छात्रों का सहयोग कैसे हो गया कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हम स्थापित कर रहे हैं अपने विद्यालय में, उसमें छात्रों का जो हमें परामर्श लेना चाहिए, उससे अध्यापक इन क्रियाओं और छात्रों को
जो हमारे जो शिक्षक हैं उनको छात्रों को सब शासन, उस चीज का सब शासन सौंप देना चाहिए कि आपको जो भी आपकी गेम्स हैं वो आपको खुद ही करवाना है, लेकिन जो हमारा शिक्षक केवल उनको सिर्फ उनकी देखरेख करनी है, उनको सिर्फ गाइड के रूप में, गाइडर के रूप में काम करना है। जहां तक हो सके कि छात्र को इन क्रियाओं का संचालन करें एवं अध्यापक को केवल मार्गदर्शक के रूप में ही उसमें क्या करना है, काम करना है। उसके बाद है शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षकों को इन क्रियाओं का उत्तरदायित्व है। जो हमारे शिक्षक हैं इन क्रियाओं के उत्तरदायित्व होगी, योग्यता होगी एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक है उनको इन चीजों का ध्यान रखना है। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्रियाओं का उत्तरदायित्व हो गया, उसकी योग्यता होगी, रुचि होगी, क्रियाएं होगी, रुचि होगी, योग्यता ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्रिया को एक अध्यापक की देख रेख में संपन्न करे। जैसे कि उसमें जो भी हमारा एक जो शिक्षक हो उसको क्या करना है, एक हेड बनाना है कि उसको सुपरवाइजर बनाना है उस चीज का, तो वो जिसका भी सुपरविजन करे उसमें संपर्क करते, परंतु अध्यापक को इंचार्ज बनाया जाए जिसमें कि उस क्रियाओं के संचालन हेतु रुचि एवं योग्यता हो। जो भी शिक्षक जिस क्रिया का अध्यक्ष बनाया जाए वह उस क्रिया को संगठित करने वाले छात्रों की क्षमता में विश्वास रखे कि हाँ मुझे विश्वास है ये वाले बच्चे ये क्रिया अच्छी तरीके से इनका इस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो शिक्षक को उन पे क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उनकी क्षमता को समय समय पर पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना है। उसके बाद आपका आ जाता है साधनों की पर्याप्तता, यानी कि जो हम गेम्स करवा रहे हैं, क्रियाएं करवा रहे हैं, वो सारे संसाधन हमारे स्कूल या कॉलेज में उपलब्ध हैं या नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिर 5वां पॉइंट है आपका क्रियाओं के चयन की स्वतंत्रता, यानी कि हमें किसी भी बच्चे पर अपना शिक्षक को नहीं अपना डिसीजन सौंपना चाहिए, बल्कि थोपना चाहिए बच्चे पर। उस बच्चे को केवल अपनी रुचि की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस चीज में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा कार्य वो अच्छा कर सकता है, तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद है शैने कार्यान्वित करना, यानी कि जो हमारी पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं उनको धीरे धीरे लागू करना है, सब क्रियाओं को एक साथ लागू नहीं करना, यानी कि ऐसे अलग अलग दिन डिवाइड होने चाहिए कि ये खेलकूद का इस दिन होएगा, आपका जो मेहंदी की प्रतियोगिता इस दिन होएगी, तैराकी इस दिन होएगी, तो हमें क्या करना है, सब क्रियाओं को एक एक दिन में करवाना है बच्चे को। उसके बाद है कि उचित निरीक्षण की व्यवस्था, यानी कि जो हमारा वहाँ पे जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं उनको क्या करना है, उचित निरीक्षण करना है, केवल उनको देख रेख करनी है कि जो भी हम क्रियाएं करवा रही हैं उनके सारे संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं, अदरवाइज दूसरी एक्टिविटी हुई या नहीं, सब चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है। हमारे प्रधानाध्यापक को समय समय पर निरीक्षण करना है। उसके बाद है समय तालिका में स्थान प्रदान करना, यानी कि जो हमारे जैसे स्कूलों या कॉलेजों में हमारे जो पीरियड सेट, टाइम टेबल सेट किया जाता है, कालांश सेट किए जाते हैं, तो उसमें ये वाले कालांश जो हमारे पाठ्यक्रमिक क्रियाओं से संबंधित कालांश है उनको भी सेट करना चाहिए, जिससे कि शिक्षक और छात्र को उसका ध्यान रहे कि कौन सी क्लास किस दिन होगी। उसके बाद है आपका उचित निर्देशन प्रदान करना। 9वां पॉइंट है आपका जैसे उचित निर्देशन प्रदान करना, इसमें इन क्रियाओं के संबंध में बालक को उचित निर्देशन प्रदान करने चाहिए। इस निर्देशन कार्य को विद्यालय के अन्य निर्देशन कार्यक्रम में स्थान प्रदान करना चाहिए। अतः इन क्रियाओं के संबंध में निर्देशन जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों को पथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये तो आपके हो गए उद्देश्य और सिद्धांत, और कुछ सामान्य बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी सामान्य बातें होगी, जैसे कि क्रियाओं के इसमें ये सबसे पहली बात होगी, किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए कि केवल हमें खेलकूद को ही नहीं करना, कि हमें केवल खेलकूद को ही अनिवार्य नहीं करना, केवल हमारी मेहंदी प्रतियोगिता को ही अनिवार्य नहीं करना, या भाषण को ही अनिवार्य नहीं करना, जैसे कि सभी बच्चों को केवल भाषण ही देना है, केवल तैराकी करनी है या शिविर ही लगाने हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सब क्रियाओं को इसमें शामिल करना है, केवल एक क्रिया को ही शामिल नहीं करना। उसके बाद आपका
दूसरा आ जाता है उच्च अधिकारियों का इनके संचालन में कम से कम हस्तक्षेप हो, यानी कि वो कम से कम पार्टिसिपेट करें। जैसे हमारे प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, तो इनको क्या करना है, कम से कम उसमें दखल अंदाजी करनी है। केवल निरीक्षक के रूप में ही इसमें उनको कार्य करना चाहिए। उसके बाद आपकी तीसरी बात आ जाती है कि इनके संचालन में छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग हो, यानी कि छात्रों को अधिक से अधिक सहयोग लेना है। छात्रों को जैसे कि गेम्स करवाने हैं तो वो क्या करें कि खुद ही गेम्स करवाएं, कैप्टन बने। जो हमारे शिक्षक हैं केवल उनका सुपरविजन करना है, उनको उनकी देखरेख करनी है, उनको उनकी स्वतंत्रता पर बच्चे को छोड़ देना है कि वो अपने गेम से खुद खेले या करवाएं। उसके बाद आपका चौथा आ जाता है कि पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाए, यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत है उनकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आपका पांचवा आ जाता है प्रत्येक सहगामी क्रिया को शैक्षिक मूल्य होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया का शैक्षिक मूल्य होना चाहिए, हमारे शिक्षा से संबंधित भी होनी चाहिए हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। उसके बाद सातवां आ जाता है कि क्रिया के संचालन से पूर्व उनका पर्याप्त प्रचार प्रसार की अपेक्षा आंतरिक परिणामों के महत्व अधिक दिया जाना चाहिए। उसके बाद सातवां आ जाता है कि क्रिया के संचालन पूर्व पर्याप्त छात्रों की छात्रों में क्रिया को शामिल किया जाए। आठवां आ जाता है एक समय में अनेक क्रियाएं एक साथ प्रारंभ नहीं करनी, बल्कि उनको धीरे धीरे लागू करना है, अलग अलग दिन उनके डिवाइड करने हैं। उसके बाद नौवां आ जाता है कि क्रियाओं का प्रचार समाज में अवश्य किया जाए। समाज में जो हमारी क्रिया उसका प्रचार है समाज में अवश्य किया जाए, तो इससे छात्र, विद्यालय तथा समाज एक दूसरे ये क्या होंगे, निकट बने रहेंगे। तो आज मैंने आपको करवाया है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के, अगर अपन इनका पढ़ाई के दौरान, शिक्षा के दौरान हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी लागू करते हैं, शामिल करते हैं साथ में, तो इसका क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसके क्या प्रिंसिपल या सिद्धांत होने चाहिए, तो मैंने आपको ये करवाया था। टोटल मैंने आपको 9 पॉइंट करवाए हैं इसमें, और कुछ सामान्य बातें बताई हैं कि इस संगठन को लागू करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद। कल की क्लास में आगे वाला टॉपिक करवाऊंगा।